आज के इस एक्सप्लेनर में हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और एक प्राचीन राज्य की पूरी अनाटमी यानी उसकी संरचना को डिकोड करेंगे। हम मनुस्मृति के उस दिलचस्प राजनीतिक कार्यप्रणाली की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों पहले शासन का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। इस प्राचीन ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले मनु का रहस्य, फिर दंड की सर्वोच्चता, उसके बाद राज्य के 7 अंग और आखिर में हम एक प्राचीन राज्य की तुलना आज के आधुनिक राज्य से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मनु का रहस्य, सभ्यता के निर्माता। अब देखिए, राज्य की व्यवस्था को समझने से पहले एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक बहस के बारे में जानना जरूरी है। आखिर ये मनु थे कौन? एक तरफ ऋषि दयानंद जैसे विचारकों का पक्का मानना है कि इस ग्रंथ को स्वयंभू मनु ने लिखा था, यानी वो जो सृष्टि के बिल्कुल प्रथम पुरुष थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि ग्रंथ के अंदर जो वंशावलियां दी गई हैं उनके हिसाब से इसके रचयिता वैवस्वत मनु हैं, जो 7वें मनु थे। और अगर ऐसा है तो ये ग्रंथ वैदिक काल का प्रतीत होता है। खैर, अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखें तो टाइमलाइन चाहे जो भी हो, चाहे ये ग्रंथ सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में पहले इंसान द्वारा लिखा गया हो या फिर बाद में वैदिक काल के दौरान 7वें मनु द्वारा, एक बात तो बिल्कुल तय है, ये ग्रंथ इतिहास के सबसे शुरुआती और सबसे व्यवस्थित शासन ढांचों में से एक है। मतलब जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी प्रशासन को लेकर कितनी गहरी और सुलझी हुई सोच मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, दंड की सर्वोच्चता, असली संप्रभु। आमतौर पर जब भी हम किसी प्राचीन राजशाही के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि राजा ही सब कुछ होता होगा, है ना? पूर्ण सत्ता। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। इस व्यवस्था में राजा सर्वोच्च बिल्कुल नहीं है, बल्कि दंड यानी ईश्वरीय कानून और सजा का जो सिद्धांत है उसे राजा या राज्य से भी पहले रचा गया था। और असल में वही दंड सर्वोच्च और असली शासक है, राजा तो बस एक माध्यम है। इसका सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य या एंड गोल नहीं है। राज्य तो महज एक साधन है, एक टूल है, जिसे इस ईश्वरीय कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए, अंततः ये दंड का भय ही है जो समाज को पूरी तरह से हिंसक अराजकता में डूबने से बचाता है और ये सुनिश्चित करता है कि लोग सुरक्षित रूप से अपने अधिकारों का आनंद ले सकें। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राज्य के 7 अंग, राज्य का निर्माण। अब बात करते हैं मशहूर सप्तांग सिद्धांत की। प्राचीन विचारकों ने राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा जिसके 7 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं: स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और अंत में मित्र। ऊपर राजा से लेकर नीचे विदेशी सहयोगियों तक ये 7 अंग एक निश्चित क्रम में एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि राज्य रूपी ये जीव पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा रहे। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से डिकोड करते हैं। सबसे पहले स्वामी यानी राजा। जाहिर है राजा के पास असाधारण नैतिक और प्रशासनिक क्षमता होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। ग्रंथ साफ तौर पर कहता है कि राजा की शक्ति पूरी तरह से संस्थागत है। मतलब राजा चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो अपनी शक्ति का प्रयोग अमात्य यानी योग्य मंत्रियों की एक परिषद के बिना कर ही नहीं सकता। तो कोई तानाशाही नहीं चल सकती यहाँ। अब राज्य के भौतिक केंद्र यानी पुर की बात करते हैं। पुर का सीधा सा अर्थ है एक बेहद सुरक्षित राजधानी। और सुरक्षा उनके लिए कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी सैन्य वास्तुकला को पूरे 6 अलग-अलग प्रकार के किलों में बांट दिया था। इनमें रेगिस्तान के बीच बना धनवन दुर्ग, पानी से घिरा जल दुर्ग और पहाड़ों पर बना गिरी दुर्ग जैसे बेहतरीन भौगोलिक सुरक्षा के डिजाइन शामिल थे। फिर आता है राष्ट्र। राज्य का पूरा शरीर इस राष्ट्र से ही बनता है, जिसमें राज्य की भौगोलिक सीमाएं और वहां रहने वाले नागरिक दोनों शामिल हैं। लेकिन इस पूरे विशाल ढांचे को चलाएगा कौन? इसके लिए जरूरत होती है कोष यानी सरकारी खजाने की। सार्वजनिक सुरक्षा और लोगों की भलाई के कामों में पैसा तो लगेगा ना, इसलिए एक मजबूत कोष का होना किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। सुरक्षा के मामले में 6ठे अंग को भी दंड ही कहा गया है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ इसका अर्थ सीधा सीधा सैन्य बल यानी फौज से है।
सेना को भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से 6 प्रभागों में बांटा गया था। हाथियों वाली हस्ती सेना, घुड़सवार, पैदल सेना, यहाँ तक कि नौसेना। और सबसे खास बात, डॉक्टर श्यामलाल पांडे के अनुसार इसमें भारवाहक यानी लॉजिस्टिक्स और सामान ढोने वालों का भी स्पष्ट जिक्र है। प्राचीन काल में सैन्य रसद की इतनी बारीक समझ होना सच में हैरान करने वाला है। और इस शरीर का आखिरी 7वां अंग है मित्र, यानी आपका सहयोगी। ये इस बात का सबूत है कि उस समय के विचारक ये अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी राज्य एक वैक्यूम या अकेलेपन में जिंदा नहीं रह सकता। राज्य को बचाए रखने और उसके विकास के लिए शांतिपूर्ण और दोस्ताना विदेशी संबंध होना महज एक विकल्प नहीं बल्कि एक ढांचागत जरूरत है। अब सवाल ये है कि ये सारे अलग अलग हिस्से आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसे समझाने के लिए ग्रंथ में त्रिदंड या एक तिपाही की बहुत ही खूबसूरत उपमा दी गई है। इसका मतलब है कि भले ही इन अंगों में एक ऊपर नीचे का पदानुक्रम हो, लेकिन बुनियादी तौर पर हर एक अंग दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। जैसे तिपाही का अगर एक पैर भी टूट जाए तो वो गिल जाती है, वैसे ही यहाँ एक अंग के कमजोर होने पर पूरा राज्य चरमरा सकता है। जिस काम के लिए जो अंग सबसे ज्यादा सक्षम होता है, उस स्थिति में उसी को सर्वोच्च मान लिया जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्राचीन बनाम आधुनिक राज्य। अगर हम राजनीतिक सिद्धांतों के हजारों सालों के इस लंबे सफर को आज के नजरिए से देखें तो नतीजे काफी दिलचस्प हैं। जब हम इस प्राचीन सप्तांग सिद्धांत की तुलना आधुनिक विद्वान आर.जी. गेटल के बताए गए राज्य के 4 तत्वों से करते हैं तो एकदम साफ हो जाता है कि मनु के उस प्राचीन सिद्धांत ने बहुत पहले ही सब कुछ कवर कर लिया था। स्वामी और अमात्य मिलकर आज की सरकार और संप्रभुता बनाते हैं। राष्ट्र और पुर मिलकर क्षेत्र और जनसंख्या बन जाते हैं। मतलब हजारों साल पहले ही राज्य की एक पूरी परफेक्ट पिक्चर तैयार कर ली गई थी। लेकिन हाँ, एक बड़ा अंतर जरूर है। प्राचीन अवधारणा मुख्य रूप से राज्य के बचे रहने की बुनियादी जरूरतों, शासन के उपकरणों और ईश्वरीय कानून पर टिकी हुई है। ये बेसिकली सर्वाइवल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था। इसके उलट हमारा जो आज का आधुनिक ढांचा है वो पश्चिमी लोकतंत्रों पर आधारित है, जहां संप्रभुता और मानवाधिकारों की बहुत ही जटिल और बारीक परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। तो प्राचीन शासन के इस पूरे एनाटॉमी सेशन को खत्म करते हुए हमारे सामने मानव समाज और व्यवस्था के बारे में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर उस प्राचीन राज्य को एक साथ बांधे रखने और अराजकता को रोकने की अंतिम नींव दंड का वो डर था, तो क्या आज का हमारा आधुनिक सभ्य समाज भी अपनी इस जटिल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुनियादी तौर पर सजा के उसी डर पर निर्भर नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।